हेलो एवरीबॉडी। आज की क्लास में हम लोग एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं और उस टॉपिक का नाम है इम्बाइबिशन यानी कि अंतःचूषण। आज का टॉपिक हम लोग शुरू करें उससे पहले बता देना चाहता हूँ कि यदि आप डीप स्टडीज़ करना चाहते हैं तो मेरे द्वारा डाले गए यूट्यूब के ऊपर जितने भी वीडियोज़ हैं उनकी प्लेलिस्ट को देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा और आपके क्वेश्चंस चुटकियों के अंदर सॉल्व होने लगेंगे। तो प्लेलिस्ट में जाकर जितने भी नए व्यूअर्स हैं, जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, उन लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो प्लेलिस्ट में जाकर अपने मीडियम के अकॉर्डिंग वीडियोस को देखें। आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे। ऑलराइट, और रेगुलर तो हम लोग आपके लिए वीडियोस बना ही रहे हैं। आप वहाँ पर जाकर क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, थ्योरेटिकल वीडियोस को आप देख सकते हैं। बहुत सारी प्रैक्टिस के लिए बहुत सारा मैटर है, ज़रूर आप लोग देखिए और ख़ुद भी देखिए और दूसरों को भी वीडियोस के लिंक शेयर कीजिए ताकि दूसरों को भी लाभ हो। तो आज का टॉपिक है हमारा इम्बाइबिशन यानी कि अंतःचूषण। सो लेट्स स्टार्ट। अंतःचूषण, अंतःचूषण या इसको हम लोग अंतःशोषण भी कह सकते हैं। अंतःशोषण या इंग्लिश के अंदर हम लोग इसको कह देते हैं, वी कॉल इट इज इम्बाइबिशन। इम्बाइबिशन। अब ये अंतःचूषण है क्या, इम्बाइबिशन है क्या चीज? तो किसी ठोस द्वारा तरल का अधिशोषण, तरल का अधिशोषण है ना। एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड, एब्जॉर्प्शन नहीं, एड्सॉर्प्शन है ना। एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय एनी सॉलिड मटेरियल, या फिर हम ये कह सकते हैं, कि किसी जलप्रिय कोलाइडी पदार्थ द्वारा तरल का अधिशोषण। क्या कहा मैंने? किसी जल प्रिय कोलाइडी पदार्थ द्वारा तरल का अधिशोषण। एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब जल प्रिय, हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सब्सटेंस। ठीक है, क्या कहा मैंने? किसी जल प्रिय कोलाइडी पदार्थ द्वारा तरल का अतिशोषण। एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सब्सटेंस। एड्सॉर्प्शन ऑफ लिक्विड बाय हाइड्रोफिलिक कोलाइडल सब्सटेंस, किसी जल प्रिय कोलाइडी पदार्थ द्वारा तरल का अधिशोषण या किसी ठोस द्वारा तरल का अधिशोषण ही वास्तव में क्या है? इम्बाइबिशन। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल्स कोट करेंगे तो आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर होगी। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि ये जल प्रिय कोलाइडी पदार्थ कौन है? जल प्रिय कोलाइडी पदार्थ कौन कौन है ना। तो जल प्रिय कोलाइडी पदार्थ हाइड्रोफिलिक सब्सटेंसेस कौन कौन है? तो जैसे सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज है ना, पेक्टिन, स्टार्च, अगार अगार। ठीक है, ये सब क्या है? जल प्रिय कोलाइडी पदार्थ है। राइट। अब अगार अगार का एब्जॉर्प्शन पावर जो होता है, अगार अगार का एब्जॉर्प्शन पावर जो है वो ज़्यादा होता है किससे? दैट इज अगार अगार का जो एब्जॉर्प्शन पावर है, मान लीजिए कि वो किससे ज़्यादा है? तो स्टार्च से जैसे ज़्यादा है ना। स्टार्च का किससे ज़्यादा है? जैसे पेक्टिन से ज़्यादा है। ठीक है, स्टार्च और पेक्टिन, राइट। या हम ये भी कह सकते हैं कि सबसे ज़्यादा हम लोग ले लेते हैं, सबसे लीस्ट और सबसे ज़्यादा हम लोग लेते हैं।
ठीक है, सबसे ज़्यादा जो है ना, हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन पावर, हाईएस्ट एड्जॉर्प्शन पावर, एड्जॉर्प्शन पावर, सबसे जो ज़्यादा अंतःचूषण शक्ति, अंतःचूषण करने वाला पदार्थ है ना, अंतःचूषण शक्ति सबसे क्या है भाई इसकी ज़्यादा, अंतःचूषण शक्ति, शक्ति सबसे क्या है उच्च है, अंतःचूषण शक्ति सबसे उच्च, सबसे उच्च है। और अगार अगार की हाईएस्ट एड्सॉर्प्शन पावर है। और इसको किससे आइसोलेट करते हैं, तो इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, इसे लाल शैवाल से प्राप्त करते हैं। कौन कौन सी रेड एल्गी, आपने कभी सुना होगा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं, गैलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया, गैलिडियम और ग्रेसिलेरिया नाम की रेड एल्गी से हम अगार अगार को आइसोलेट करते हैं, ऑब्टेन करते हैं। और अगार अगार के अंदर हाईएस्ट एड्सॉर्प्शन पावर होता है, अंतःचूषण शक्ति सबसे क्या होती है, ज़्यादा होती है। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, मान लीजिए मैं एक बीकर ले लेता हूँ, राइट, और इस बीकर के अंदर मैं लगभग 20 ग्राम के करीब मैं अगार अगार ले लेता हूँ, 20 ग्राम के करीब अगार अगार ले लेता हूँ मैं। और फिर इसके अंदर मैं 1 लीटर क्या डाल देता हूँ, वाटर मिला देता हूँ। तो मान लीजिए कि मैंने 1 लीटर जो है वो इसके अंदर वाटर ऐड कर दिया, 1 लीटर को वाटर को ऐड कर दिया। अब इसको क्या किया मैंने, हीट किया। अब इसको क्या किया मैंने, हीट किया, ठीक है, हीट किया। तो हीट कर देने पर और फिर क्या कर दिया, ठंडा कर दो, हीट करने, पहले हीट किया और बाद में क्या कर दो, ठंडा कर दो, ठीक है इसको। तो ये पूरा के पूरा जो है, जो 20 ग्राम अगार अगार है, तो 20 ग्राम अगार 1 लीटर वाटर को क्या कर लेगा, वाटर को एड्सॉर्ब यानी कि अंतःचूषित कर लेगा, अंतःचूषित कर लेगा। आ गया समझ में सभी को। 20 ग्राम अगार अगार 1 लीटर पानी को पूरा के पूरा क्या कर लेगा, एड्सॉर्ब कर लेगा। तो मतलब एड्सॉर्प्शन का जो पावर है वो बहुत बहुत क्या है, ज़्यादा है। अच्छा, सेल्यूलोज का एड्सॉर्प्शन पावर यानी कि अंतःचूषण शक्ति जो है इसकी वो कम है, ठीक है। सेल्यूलोज का एड्सॉर्प्शन पावर कंपैरेटिवली कम है। सबसे ज़्यादा अगार अगार का और सबसे कम सेल्यूलोज का, स्टार्च पेक्टिन का इन बिटवीन होता है, इनके बीच में होता है, ठीक है। अब अंतःचूषण का एक उदाहरण लेते हैं, है ना। अंतःचूषण को समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एक लिया, वुड पीस लिया, ठीक है। तो ये वुड पीस जो है, वुड पीस, और इसको किस में डाल दिया, वाटर के अंदर डाल दिया। वुड पीस को लेकर हमने वाटर के अंदर डाल दिया, राइट। तो क्या हो गया, ये वुड पीस जो है, ये वुड पीस ये स्वेल हो गया, फूल जाएगा, है ना, ये स्वेल हो गया। तो वुड पीस प्लस वाटर, तो इस वुड पीस ने इस वाटर को क्या कर लिया, इम्बाइब कर लिया, है ना। तो यहां पर क्या हो गया, अंतःचूषण हो गया, और ये अंतःचूषण हो गया तो वुड पीस क्या हो गया, स्वेल हो गया। तो ये जो वुड पीस स्वेल हुआ है, ये क्या है, इम्बाइबिशन के कारण हुआ है। अच्छा, एक और चीज हमेशा याद रखनी है कि देयर शुड बी
there should be affinity between adsorbent and liquid imbibed, है ना। मतलब जो अंतःचूषक पदार्थ व अंतःचूषित होने वाले द्रव्य में बंधुता होनी चाहिए, एफिनिटी होनी चाहिए, राइट। ये एफिनिटी कैसे होगी, जरा देखो। जैसे कि मान लीजिए कि वुड पीस है, अभी बताया था अपन ने वुड पीस है, तो यहां पर ये क्या चीज है, ये तो अंतःचूषक हो गया, मतलब एड्सॉर्बेंट हो गया, राइट, एड्सॉर्बेंट हो गया। और वाटर जो हो गया वो क्या हो गया, लिक्विड इम्बाइब्ड हो गया, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में क्या है, एफिनिटी है, इन दोनों के बीच में एफिनिटी है। तो एफिनिटी है तो लकड़ी का टुकड़ा वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा और वुड पीस क्या हो जाएगा, स्वेल हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो इम्बाइबिशन हो गया। लेकिन अब सोचो जरा, एक रबर ट्यूब ली मैंने और वाटर लिया, तो क्या इम्बाइबिशन होगा, यहां पर तो इम्बाइबिशन हो गया क्योंकि इन दोनों के बीच में एफिनिटी थी। इन दोनों के बीच में क्या है, एफिनिटी नहीं है, नो एफिनिटी। इन दोनों के बीच में एफिनिटी नहीं, बंधुता नहीं है, तो क्या नहीं होगा, नो इम्बाइबिशन, कोई अंतःचूषण नहीं, कोई अंतःचूषण नहीं। क्यों, क्योंकि इन दोनों के बीच में एफिनिटी नहीं है। ये पहला एग्जाम्पल, ये दूसरा एग्जाम्पल। अब मैं तीसरा एग्जाम्पल लूँ, मैं यहाँ पर तीसरा एग्जाम्पल लूँ मैं। मान लीजिए कि अब की बार मैंने एक और एग्जाम्पल लिया और वो लिया रबर ट्यूब लिया और साथ में अब की बार चेंज कर दिया, लिक्विड इम्बाइब चेंज कर दिया, ईथर ले लिया मैंने क्या ले लिया, ईथर ले लिया। तो क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच में एफिनिटी है, तो क्या हो जाएगा, इम्बाइबिशन हो जाएगा, ये इम्बाइबिशन हो गया। तो अंतःचूषक करने वाला पदार्थ और जो लिक्विड इम्बाइब्ड होगा उनके बीच में भी एफिनिटी होनी चाहिए, ठीक है। अच्छा चलो कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं अपने इम्बाइबिशन के, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ इम्बाइबिशन, कुछ इम्बाइबिशन के एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है। क्या है, स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर्स एंड विंडोज ड्यूरिंग रेनी सीजन, है ना। मतलब बारिश के दिनों में लकड़ी के दरवाज़ों, खिड़कियों का फूल जाना, क्या कहा मैंने, बारिश के दिनों में लकड़ी के दरवाज़ों खिड़कियों का फूल जाना, स्वेलिंग ऑफ वुडन डोर्स एंड विंडोज ड्यूरिंग रेनी सीजन, राइट। तो वुड एड्सॉर्ब्स water in वेपर स्टेट, है ना। लकड़ी, है ना, वाष्प रूप में भी जल को अवशोषित कर सकती है, है ना। वुड कैन एब्जॉर्ब वाटर इन वेपर स्टेट ऑल्सो।
तो वो जो वातावरण के अंदर जो नमी है ना, इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर इन एनवायरमेंट, इट एब्जॉर्ब्स मॉइस्चर फाउंड इन एनवायरमेंट। भाई एक बात बताओ, घर के अंदर खिड़की दरवाजे, उनके ऊपर थोड़ी बारिश गिर रही है, लेकिन वातावरण के अंदर जो नमी है वहाँ पर वो जो नमी होती है वो तो लकड़ी अवशोषित करती है ना। तो बारिश के दिनों के अंदर आपने देखा होगा जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश गिरती है वहाँ पर बारिश के दिनों के अंदर लकड़ी के दरवाजे फूल जाते हैं, और वो खुल गए तो खुल गए और बंद रह गए तो बंद ही रह गए। वो फिर पूरी जब वो पानी जो है वो वाष्प बनकर उड़ेगा तब कहीं जाके जो है वो वाटर क्या हो पाएगा, अवशोषित हो पाएगा, है ना। तो वातावरण के अंदर जो नमी है ना, नमी को, वातावरण में नमी को क्या करना, वातावरण में नमी को अवशोषित करना, उस नमी को भी क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा। तो इट एब्जॉर्ब मॉइस्चर फाउंड इन एनवायरनमेंट। तो जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है वहाँ पर लकड़ी के दरवाजे खिड़कियाँ क्या हो जाते हैं, फूल जाते हैं। ये भी अपने को ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो ये सब इम्बाइबिशन ही तो है। चलो अब जो याद रखना, अंतःचूषण के लिए, अंतःचूषण होने के लिए सांद्रता विभव आवश्यक है। सांद्रता विभव, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना आवश्यक है। कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना आवश्यक है। अंतःचूषण होने के लिए सांद्रता विभव होना आवश्यक है। सांद्रता विभव होना आवश्यक है, क्या मतलब है सांद्रता विभव का? अंतःचूषण होने के लिए सांद्रता विभव का होना आवश्यक है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का होना आवश्यक है। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूं मैं, बीजों में जल की मात्रा नहीं होती, इसलिए वे जल को अवशोषित करते हैं। इसलिए वे जल को क्या करते हैं, अवशोषित करते हैं। ठीक है, तो ये भी चीज अपने को याद रखनी है। अच्छा, अब अंतःचूषण की बात हो रही है तो एक और चीज, मान लीजिए कि एक प्रोफेसर है, राइट, वो क्लास में घुसे, और क्लास में घुसे तो उनके हाथ में एक कांच का जार था, राइट, एक कांच का उनके पास में क्या था, जार था। एक प्रोफेसर थे, वो क्लास में घुसे और उनके हाथ में कांच का क्या था, एक जार था, और कांच के जार, पूरा के पूरा जो कांच का जार था वो कुछ ड्राई सीड से भरा हुआ था पूरा, है ना। ये जो कांच का जार है वो ड्राई सीड्स से भरा हुआ था, मान लीजिए ग्राम सीड्स से भरा हुआ था, है ना। तो प्रोफेसर साहब क्लास में आए और उन्होंने बच्चों को डेमोस्ट्रेट करने के लिए एक कांच के जार के अंदर बीजों से भरा हुआ कांच का जार उन्होंने बताया, और उसके ऊपर उन्होंने H2O का छिड़काव कर दिया, मतलब वाटर का स्प्रे कर दिया। और जस्ट आपको समझाने के लिए ये एग्जांपल है, और उन्होंने उसके ऊपर, बॉटल के ऊपर क्या कर दिया, उसको ढक्कन बंद कर दिया, राइट, या जार को ढक्कन से पैक कर दिया, ठीक है। और उन्होंने, प्रोफेसर साहब ने अपना लेक्चर शुरू किया, राइट। ये क्या था, ग्लास जार था, ये ग्लास जार था, और प्रोफेसर साहब ने लेक्चर देना क्या किया, शुरू किया। ऑलराइट, अब लेक्चर जो है वो मान लीजिए 2-3 घंटे का लेक्चर था उनका, उन्होंने लेक्चर देना शुरू किया, और इस ग्लास जार को कहाँ रख दिया, रूम के कॉर्नर पर, रूम के कॉर्नर में रख दिया, रूम के कॉर्नर में रख दिया, ठीक है। अब रूम के कॉर्नर में रख दिया, लेक्चर खत्म हुआ तो ये जो ग्लास जार है, ग्लास जार टूट गया, है ना,
ग्लास जार लेक्चर के एंड में क्या हो गया, टूट गया। क्यों? अब वो क्वेश्चन पूछते हैं कि वो प्रोफेसर साहब स्टूडेंट्स को कौन सा कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश कर रहे थे, तो हम आंसर कहेंगे कि ग्लास जार अंतःचूषण दाब के कारण, अंतःचूषण दाब के कारण क्या हो गया, टूट गया, है ना, पूरा के पूरा बिखर गया। आप घर पे भी एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं कि आप बीजों से एक छोटा सा एक ग्लास जार लो, उसके अंदर बीजों को भर दो और उसके ऊपर पानी का स्पार्कल कर दो। नेचुरल है कि जल को अंतःचूषित करेंगे वो सीड्स, तो उस सीड्स के अंतःचूषण से एक प्रेशर जनरेट होता है जिसको अंतःचूषण दाब कहते हैं। प्रेशर इतना हाई मैग्नीट्यूड का होता है, इतने उच्च मान का होता है कि पूरा का पूरा जो ग्लास जार है वो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो ग्लास जार अंतःचूषण के कारण टूट गया। तो प्रोफेसर साहब जो है वो क्या समझाने की कोशिश कर रहे थे, अर्थात वे इम्बाइबिशन को समझा रहे थे, वो किसको समझा रहे थे, इम्बाइबिशन को समझा रहे थे। तो ये बात तो क्लियर हो गई कि इस डिस्कशन से ये निकल गया कि अंतःचूषण के दौरान, अंतःचूषण यानी कि इम्बाइबिशन के दौरान अंतःचूषण दाब उत्पन्न होता है, अंतःचूषण दाब उत्पन्न होता है ना, अंतःचूषण दाब उत्पन्न होता है, मतलब इम्बाइबिशनल प्रेशर जनरेट होता है। अंतःचूषण के दौरान अंतःचूषण दाब उत्पन्न होता है, अंतःचूषण के दौरान अंतःचूषण दाब उत्पन्न होता है, इम्बाइबिशन के दौरान इम्बाइबिशनल प्रेशर जनरेट होता है। अच्छा, इसका मान क्या होता है, बहुत उच्च होता है, इसका मान उच्च होता है। पुराने जमाने में, आदिम काल में, जब डायनामाइट की आविष्कार नहीं हुआ था, तो पुराने जमाने में चट्टानों को तोड़ने में इस दाब का प्रयोग होता था। इसका मान उच्च होता है। पुराने ज़माने में चट्टानों को तोड़ने में इस दाब का क्या होता था, प्रयोग होता था। तो इसका मान क्या होता है, उच्च होता है। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता है, जैसे ये दो चट्टान है, मान लीजिए ये दो चट्टान है ना, ये चट्टान है, ये चट्टान है और ये चट्टान है। अब इसको तोड़ना है, तो ये जो है ना, ये क्या है, चट्टानों के बीच में जो दरार थी ना, चट्टानों के बीच में जो दरारें होती है, उस दरार के अंदर कोलाइडी पदार्थ भर देते थे। कोलाइडी पदार्थ को भर दिया जाता था, पदार्थ को भर दो। कोलाइडी पदार्थ कैसे, जैसे लकड़ी का बुरादा, लकड़ी का पाउडर, और ऊपर से क्या डाल दो, वाटर डाल दो। तो कुछ ही समय के अंदर एक हाई प्रेशर जनरेट होता है, इम्बाइबिशनल प्रेशर, और उससे चट्टानें टूट जाती थी। अब आप सोचो, कांच का जार तो बहुत छोटी सी बात है, इम्बाइबिशनल प्रेशर से बड़ी बड़ी चट्टानें टूट सकती है। तो कहने का मतलब है कि इम्बाइबिशन के दौरान इम्बाइबिशनल प्रेशर भी जनरेट होता है, इम्बाइबिशनल प्रेशर भी जनरेट होता है। चलिए और थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इम्बाइबिशन के दौरान, अंतःचूषण के दौरान आर्द्रक ऊष्मा उत्पन्न होती है। आर्द्रक ऊष्मा यानी कि आर्द्रक ऊष्मा का मतलब क्या होता है, समझते हो? अंतःचूषण के दौरान आर्द्रक ऊष्मा मतलब हीट ऑफ वेटिंग जनरेट होती है। क्या कहा मैंने? अंतःचूषण के दौरान आर्द्रक ऊष्मा, हीट ऑफ वेटिंग, है ना, हीट ऑफ वेटिंग जनरेट होती है, हीट ऑफ वेटिंग जनरेट होती है, राइट। मतलब आर्द्रक ऊष्मा उत्पन्न होती है। अब इस आर्द्रक ऊष्मा को हम क्या महसूस कर सकते हैं? तो आटा गूंदते वक्त इस आर्द्रक ऊष्मा को, आर्द्रक
ऊष्मा को, हीट ऑफ वेटिंग को, आर्द्रक ऊष्मा को हाथों में महसूस किया जा सकता है, महसूस किया जा सकता है। ठीक है, आटा गूंथते वक्त आर्द्रक ऊष्मा को हाथों में क्या कर सकते हैं, महसूस। आप एक परात के अंदर आटे को लीजिए, आटा एक अंतःचूषक है, तभी तो वो सारे पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है, तभी तो आप आटा गूंथ पाते हैं। तो आटा आप लीजिए और उसके अंदर हल्के से थोड़ा सा पानी डालिए और पानी डालने के बाद में आटे को गूंथना चालू कीजिए। आपके हाथ में एक गर्माहट महसूस होगी, कभी नहीं किया है तो करके देखिए, महसूस करके देखिए, वही आर्द्रक क्या है, ऊष्मा है। तो यहाँ पर आर्द्रक ऊष्मा हीट ऑफ वेटिंग जनरेट होती है और साथ के साथ अंतःचूषण दाब यानी कि इम्बाइबिशन प्रेशर भी जनरेट होता है इम्बाइबिशन के दौरान। ठीक है, अब इम्बाइबिशन कहाँ कहाँ पर देखने को मिलता है, तो यहाँ पर देखो, जैसे कि कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, तो बीजों के अंकुरन के वक्त, बीजों के अंकुरन के वक्त तरुण सीडलिंग्स यानी कि नवोद्भिदों का बाहर निकलना, तरुण सीडलिंग्स का बाहर निकलना अंतःचूषण के कारण ही संभव हो पाता है, अंतःचूषण के कारण संभव। दूसरा, बीजों के अंकुरन के वक्त, बीजों के अंकुरन के वक्त बीज चोल का फटना, बीजों के अंकुरन के वक्त बीज चोल का फटना, बीजों के अंकुरन के वक्त बीज चोल का फटना अंतःचूषण दाब के कारण ही होता है, दाब के कारण ही होता है। क्या कहा मैंने, बीजों के अंकुरन के वक्त बीज चोल का फटना अंतःचूषण दाब के कारण ही होता है। ठीक है, अब मूलों द्वारा प्रारंभिक जल का अवशोषण अंतःचूषण के द्वारा ही होता है, अंतःचूषण द्वारा ही होता है। ठीक है, मूलों द्वारा, क्या कहा मैंने भाई, मूलों द्वारा प्रारंभिक जल का अवशोषण जो है वो अंतःचूषण के द्वारा ही हो रहा है। बीजों के अंकुरन के वक्त बीज चोल का फटना अंतःचूषण दाब के कारण ही होता है, राइट। बीजों के अंकुरन के वक्त तरुण नवोद्भिदों का, तरुण सीडलिंग्स का, यंग सीडलिंग्स का बाहर निकलना, राइट, ये किसके कारण है, अंतःचूषण के कारण ही क्या हो पाता है, संभव हो पाता है। ठीक है, तो बीजों के अंकुरन के वक्त तरुण सीडलिंग का बाहर निकलना अंतःचूषण के कारण ही संभव है। बीजों के अंकुरन के वक्त बीज चोल का फटना अंतःचूषण दाब के कारण ही होता है और मूलों द्वारा प्रारंभिक जल का अवशोषण भी अंतःचूषण के द्वारा ही होता है। तो ये कुछ उसके सिग्निफिकेंस है ना। तो अंतःचूषण कई मायनों के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अभी हम लोगों ने एक इम्बाइबिशन का जो है वो कॉन्सेप्ट पढ़ा है और हम लोग इसी तरीके के फिजियोलॉजी के और भी बहुत सारे वीडियोस बना चुके हैं और आने वाले दिनों में और भी जो इसके वीडियोस है वो बहुत सारे आपके सामने आएंगे। देखते रहिए। आज के लिए इतना ही।